राजा के 3 राजकुमार थे। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा राजकुमार बहुत नखरे वाला था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह घर के कामों में हमेशा कमियां ही ढूंढा करता था। ये कैसा खाना बना है, ना नमक है ना कोई स्वाद। एक दिन उसकी एक भाभी ने चिढ़कर मजाक में कहा, दूसरे के किए हुए काम में तुम इतने नखरे दिखाते हो, ऐसा लगता है बेलों वाली रानी ही ब्याह कर ले आओगे। वो ही तुम्हारे सारे काम ठीक से करेगी। ठीक है, आज मैं उसी की खोज में जाता हूँ। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बेलों वाली रानी की खोज में निकल गया। जंगल पार करके बहुत दूर निकल गया। तभी उसे वहाँ एक आश्रम दिखा। फाटक खोलकर वो अंदर गया। उसने देखा एक साधु जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, ध्यान लगाकर बैठे थे। काफी देर तक उनकी प्रतीक्षा करने पर वो साधु नहीं उठे। बाहर आया, आसपास के लोगों से मालूम हुआ, यह साधु बहुत ही सिद्ध पुरुष है। 6 महीने तक ध्यान लगाते हैं और 6 महीने जागृत अवस्था में रहते हैं। अब मैं यहीं रहूंगा और इन महात्मा जी के दर्शन करके ही जाऊंगा। उनके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करूंगा। अपना समय बिताने के लिए आश्रम की साफ सफाई करूंगा। पेड़ पौधों की देखभाल भी करूंगा। उसने अपने घोड़ों को वहीं बांध दिया और वो अब रोज पेड़ पौधों में पानी डालता, नए नए पौधे लगाता। कुछ दिनों में आश्रम फल फूल से लद गया। चारों तरफ पक्षी कलरव करने लगे। बहुत दिनों बाद साधु का ध्यान खत्म हुआ। अपने आश्रम का इतना व्यवस्थित और अद्भुत रूप देखकर साधु ने कहा, भाई, जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगोगे वो मिलेगा। राजकुमार बाहर आया। वो डर के मारे एक कोने में बैठा था। उसने साधु को प्रणाम किया। प्रभु, मुझे आप ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तुमने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है, वरना जब भी मैं ध्यान मग्न होता था, मेरे पेड़ पौधे बेचारे सूख जाते थे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, बेलों वाली रानी कहाँ मिलेगी? उस रानी को पाने का उपाय तो बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ। इसीलिए बेलों वाली रानी को छुड़ाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सावधानी से जाना होगा। तुम्हें मैं तोता बना देता हूँ। तुम सीधे चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बगीचा दिखेगा। बगीचे में परियां नाच गाने में व्यस्त होंगी। वहाँ एक बेल का पेड़ होगा। उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर जो बेल लगा होगा उसे तोड़ लेना और कहीं भी रुकना मत। पीछे से कोई कितना भी आवाज लगाए, पीछे मुड़कर मत देखना। राजकुमार बहुत खुश हुआ। साधु ने उसे एक तोता बना दिया। वह उड़ान भरकर सीधा बगीचे में बेल के पेड़ पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि खूबसूरत परियां नृत्य और संगीत में व्यस्त थीं। वहां रखे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से उसे भी भूख लग गई, पर वहां रुका नहीं। सबसे ऊपरी डाल पर लगे बेल को तोड़कर वापस आने लगा। तभी उसे अपने पीछे शोर सुनाई पड़ा, चोर चोर पकड़ो, जाने न पाए। परियों का पूरा झुंड उसके पीछे आ रहा था। डर के मारे जैसे ही उसने पीछे देखा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और जलकर भस्म हो गया। उसको गए बहुत देर हो गई। लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना अब तक उसे आ जाना चाहिए था। चलकर देखता हूँ। जब साधु वहाँ पहुँचे, उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। उस तोते की राख पर छिड़कते ही वो राजकुमार उठ गया। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, एक मौका और दे दीजिए। अब की बार कोई गलती नहीं होगी। परियों के झुंड को अपने पीछे आता देखकर मैं बहुत डर गया था। चलो, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अब की बार मैं तुम्हें कौवा बनाता हूँ। अब की बार कौवा काव काव करता हुआ जाकर बेल के पेड़ के ऊपर वाले बेल को तोड़कर चल दिया। परियां शोर मचाती रहीं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। अपने घर की तरफ चला गया। घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। तभी देखो तो सही, इस बेल में क्या है? वो जैसे ही तालाब के किनारे आकर धरती पर बैठा, तुरंत अपने राजकुमार रूप में वापस आ गया। बेल के तोड़ते ही अरे, ये क्या है? वहाँ तुरंत एक सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थी। राजकुमार उसे देखता रह गया। साधु महाराज,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। रानी, आप इसी तालाब के पास थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आया, कहीं जाइएगा नहीं। राजकुमार के जाते ही एक बहुत चालाक औरत तालाब के पास आई। उस राजकुमारी के गहने और कपड़े देखकर उसे लालच आ गया। अरे रानी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरे पास तो इतने खूबसूरत गहने नहीं है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दो और तुम मेरे पहन लो। रानी को उस पर दया आई। उसने वैसा ही किया। जब उसने रानी के वस्त्र आभूषण पहन लिए तो आओ इस तालाब में झांक कर देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। रानी जैसे ही तालाब के पास गई, उस औरत ने उसे तालाब में धकेल दिया और चुपचाप घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार जब वापस आए तो रानी, आओ कुछ जलपान ग्रहण कर लो, फिर चलेंगे। राजकुमार रानी को बहुत प्रेम पूर्वक अपने घर ले गया। उसके आने से घर में सभी खुश हुए। भाभियों ने जब उसका चेहरा देखा, ये कैसी बेलों की रानी है, परियों का एक अंश भी नहीं है इसमें तो। राजकुमार ने सुना तो बहुत दुखी हुआ, पर वो औरत अपना हक जमाकर बैठ गई। कुछ ही समय के बाद पूरे नगर में शोर मच गया। महल से कुछ दूरी पर तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला है, पर जब भी कोई उसे तोड़ने जाता है वो पता नहीं कहाँ अदृश्य हो जाता है। राजकुमार ने भी सुना, भागे हुए गए। उन्होंने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कमल उनके हाथ में आ गया। राजकुमार ने घर लौटकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वो चालाक औरत सब समझ गई। राजकुमार जब सो गया तो उसने कमल का फूल नोचकर खिड़की के पीछे फेंक दिया। वो कमल का फूल बिल्ली बन गया। दूसरे दिन एक काली बिल्ली आई। राजकुमार, आपके साथ धोखा हुआ है, वो बेलों वाली रानी नहीं है। बहरूपिया रानी ने सुन लिया। उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। दूसरे दिन ही उसने बिल्ली को मरवाकर पीछे फेंकवा दिया। तीसरे दिन ही उस जगह एक मंदिर बन गया। रात के 12 बजे थे। राजकुमार एक दिन अपने कमरे में खिड़की के पास उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि मंदिर में से एक बहुत खूबसूरत लड़की निकलकर पेड़ों में पानी डाल रही थी, जिसकी कदकाठी बिल्कुल बेलों वाली रानी जैसी थी। राजकुमार भागते हुए गया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मुझको इस धरती पर जो लेकर आया वो किसी और के मोह जाल में फंसा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बेलों की रानी हूँ। रानी, तुम अभी महल चलो। उसने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, जब तक तुम्हारे घर में वो धोखेबाज औरत रहेगी मैं कैसे जा सकती हूँ। तुम्हें तब भी समझ नहीं आया जब कमल का फूल सिर्फ तुम्हारे हाथ से टूटा। तुम्हें तब भी समझ नहीं आया जब बिल्ली ने तुम्हें बताया। मैं अभी उस बहरूपिया औरत को देश निकाला दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रानी को देखते ही ये है असली बेलों वाली रानी, पर वो कौन थी? बेलों वाली रानी ने सबको सारी बातें बताई। राजकुमार ने उस बहरूपिया औरत को पूरे राज्य के सामने देश निकाला दे दिया। राजकुमार का विवाह धूमधाम से बेलों वाली रानी के साथ कर दिया गया। मजाक में कही गई बात को आपने सच करके दिखाया। सब खुशी खुशी रहने लगे। मूर्ति वाली परी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रात के समय यह देखने के लिए कि उसकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, राजा अपना भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण करता था। जहाँ कहीं भी उसको कोई दुखी इंसान दिखता था, दूसरे दिन वह अपने राज्य में आकर उसको बुलवा भेजता। उसके सारे दुख दूर कर देता था, चाहे पैसे से हो, चाहे शक्ति से हो, या चाहे रिश्तों से हो। सब उसको बहुत मानते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। मैं जरा बगीचे में जा रही हूँ। तुम्हें इन परियों को फूल माला से सजाकर क्या खुशी मिलता है? वही जो आपको अपनी दुखी प्रजा को सुखी करके मिलता है। राजा मुस्कुराकर उठ गए और दरबार में चले गए। रानी ने अपने महल के चारों तरफ बने बगीचे में बहुत सारी संगमरमर की मूर्तियां लगवा रखी थी। उसको परियों से बहुत प्रेम था, इसीलिए उसने 7 मूर्तियां परियों की बनवा रखी थी। रोज रात को जाती और परियों को ताजे फूल की माला और एक मुकुट अवश्य पहनाती। अपने हाथों से संगमरमर की मूर्तियों की साफ सफाई भी करती। एक दिन रानी बहुत उदास थी।
वह बगीचे में बने तालाब के किनारे किसी सोच में लीन बैठी थी। तभी एक परी उसके सामने आई और कहा, आप इतनी उदास क्यों हैं? वह चौंक गई क्योंकि अभी अभी उसने जो फूलों की माला और मुकुट एक परी को पहनाया था, ऐसा लगा यह वही माला और मुकुट है जिसको पहनाकर वह आई है। आपने मुझे पहचाना नहीं। आप ही तो हम लोगों के फूलों की माला और मुकुट बदलती हैं। आपको परियों से बहुत प्यार है ना, इसीलिए हम भी हर पूर्णिमा की रात को आपके इसी बगीचे में आते हैं। आपके प्यार की वजह से ही हमने इसे अपने मनोरंजन का स्थान चुना है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप हमेशा उदास रहती हैं। मैं समझ नहीं पाती कि आपकी उदासी का कारण क्या है। जरा सी सहानुभूति मिलते ही रानी फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आप कृपया निसंकोच होकर अपने दुख का कारण बताएं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चों की किलकारी नहीं है। पूरी हवेली सूनी पड़ी रहती है। घर में नौकर चाकर धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक संतान के बिना मुझे लगता है कि मेरा सारा जीवन अधूरा है। परी ने उसके दुख को समझा। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ आइए। वो उसको बगीचे की एक कोने में ले गई और वहाँ एक सेब के पेड़ के पास जाकर, यहाँ जो सेब जोड़े से लगा हुआ है उसको तोड़ लीजिए और उसको छीलकर ही खाइएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ये कहकर परी गायब हो गई। रानी थोड़ी देर सोचती रही, यह कोई सपना तो नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा कि वह तालाब के किनारे से सेब के नीचे आ गई थी और उसे जोड़े में लगा हुआ सेब भी दिखाई पड़ा। रानी इतनी उतावली हो गई कि उसने दोनों सेब तोड़ लिए और एक सेब को अपने आंचल से पोंछकर वैसे ही काटकर खाने लगी। तब तक उसे ध्यान आया कि परी ने कहा था सेब को छीलकर खाना। उसने अगल बगल देखा, परी तो निदारत थी। फिर उसने दूसरे सेब को छीलकर खाया। रानी रोज बगीचे में जाकर परियों के सामने रोती, काश आपका किया हुआ वादा सच हो जाता। कुछ ही दिनों के बाद जब उसको मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है, हमारे सपनों के पूरे होने का समय आ गया है, हमें संतान सुख मिलने वाला है। राजा बहुत खुश हुआ। समय आने पर रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों को देखकर मैं इस बात से हैरान हूँ कि बड़ा बेटा तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और मक्खन की तरह कोमल है, लेकिन दूसरा बेटा उतना ही दुबला पतला और कमजोर है। मैं संतान सुख पाने के लिए इतनी अधिक लालायित थी कि मैंने परी की बात ध्यान ही नहीं दिया। उसने साफ साफ कहा था कि सेब के फल को बिना छीले नहीं खाना है और मैंने गलती से एक सेब बिना छीले ही खा लिया था। फिलहाल हमें तो इसी में खुश होना चाहिए कि हमारे घर में इतने वर्षों के बाद संतान पैदा हुए हैं। राजा रानी अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। उनमें से एक बड़ा राजकुमार अरुण बहुत ही बुद्धिमान, होशियार और सजीला नवयुवक था, परंतु दूसरा राजकुमार आदित्य कमजोर और बुद्धि से भी कमजोर था। लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि जरूर थी कि वह अपने आप को बड़े भाई से कम समझता था। एक दिन दोनों राजकुमार रानी के बगल में सोए हुए थे। तभी रानी ने उन दोनों को परियों वाली बात बताई। मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से मेरे दोनों बच्चों में इतना फर्क हो गया, वरना दोनों बेटे एक जैसे होते, स्वस्थ, बुद्धिमान और समझदार। दूसरे दिन ही आदित्य राजकुमार बगीचे में बने परियों के मूर्ति के पास गया। मुझे भी अपने भाई जैसा बना दो। परियों को उस पर बहुत दया आई। फिर एक दिन जब वह सो रहा था, तब उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक परी आई और उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था कि सेब को छीलकर खाए, लेकिन वह संतान पाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने सेब को बिना छीले ही खा लिया, जिस वजह से तुम ऐसे हो गए। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मुझे भी मेरे भाई जैसे ही बना दो। मैं बना तो सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ, कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे परी लोग की एक छोटी सी परी को जादूगर ने कैद कर रखा है।
अगर तुम मेरी मदद कर दो तो शायद वो मुझे वापस मिल जाए। कहाँ रहता है वो जादूगर? वो जादूगर यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ियों के पीछे एक गुफा में रहता है। मैं तुम्हें गुफा तक ले जा सकती हूँ। चलिए अभी चलते हैं। परी ने 3 बार ताली बजाई और तुरंत एक उड़न खटोला आ गया। दोनों उस पर बैठकर पलक झपकते ही गुफा के सामने खड़े हो गए। मैं तुम्हें एक तोता बना देती हूँ। ये जादुई अनार के दाने अपने मुंह में रख लो। जैसे ही वो जादूगर दिखे उसके बालों में डाल देना। वो तुरंत सो जाएगा और कम से कम कुछ महीनों तक सोता रहेगा। तुम छोटी परी को गुफा के बाहर ले आना। मैं बाहर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। लेकिन छोटी परी को कैसे पता चलेगा कि मैं उसको बाहर जाने को कह रहा हूँ? तुम तोता रहोगे पर बोल सकते हो। ठीक है। परी ने तुरंत उसे तोता बना दिया। तोता गुफा के भीतर गया तो छोटी परी एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी और जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके किसी बिल्ली को बकरा बना रहा था, किसी बुलबुल को कुत्ता। तोता जाकर जादूगर के ऊपर मंडराया और अपनी चोंच से अनार का दाना निकालकर उसके सिर पर गिरा दिया। जादूगर सचमुच सो गया। परी रानी, झट से गुफा के बाहर निकल जाओ। अभी ये जादूगर कुछ महीने सोता रहेगा। ओह, लेकिन ये सारे पंछी? पहले तुम बाहर निकल जाओ, फिर इनका भी कुछ उपाय हो जाएगा। छोटी परी बाहर आई तो परी ने उसे गोद में उठाकर उसका माथा चूम लिया। मेरे सभी दोस्तों को उस दुष्ट जादूगर ने जानवर और पंछी बना दिया है। तुम तुरंत उड़न खटोले में बैठ जाओ और छोटे राजकुमार आदित्य, तुम ये दाने लेकर गुफा के भीतर जाकर उस जानवर के ऊपर डाल देना। सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। तोते ने वैसा ही किया। सब जानवर बच्चों में बदल गए और गुफा के बाहर आ गए। परी ने सबको उड़न खटोले पर बैठा दिया और तोते को राजकुमार आदित्य में बदल दिया। राजकुमार आदित्य, अब तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कल रात को तुम अपनी खिड़की खोलकर सोना। तुम अपने आप को अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत और होशियार नौजवान पाओगे। दूसरे दिन राजकुमार आदित्य परी के आदेश के अनुसार अपने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही हल्की सी झपकी आई, उसे लगा जैसे कोई बहुत ही ठंडी सी लहर, जैसी कोई चीज उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी माँ उसको जगाने आई तो यह देखकर वह हैरान हो गई। अरे, ये तो मेरा छोटा राजकुमार आदित्य है कि इतना कैसे बदल गया। माँ के जगाने पर वह उठ गया। जाकर आईने में अपने आप को देखो। वह आईने के सामने गया तब वह खुशी के मारे आकर अपनी माँ से लिपट गया। तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ समझ गई कि यह सब उस दयालु परी की ही देन है, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से इन बच्चों का जन्म हुआ। वो मेरे और मेरे इस राजकुमार आदित्य के दुख को खत्म कर देना चाहती थी। वो बहुत खुश हुई। उसने अपने राजकुमार आदित्य को गले से लगा लिया। दोनों तुरंत बगीचे में गए और वहाँ जाकर उन्होंने परियों की मूर्ति के सामने बहुत बहुत धन्यवाद किया। परी माँ, आज के बाद मैं ही इन सारी मूर्तियों की देखभाल भी करूंगा और सारी सफाई भी करूंगा। रोज गुलाब के फूल की माला तथा एक नया मुकुट आपके माथे पर सजाऊंगा। परंतु आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे इस महल को छोड़कर कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारे महल में खुशियां आई है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारी हर खुशी में शामिल हों। ये कहकर ये दोनों अपने महल चले गए। सभी लोग छोटे राजकुमार आदित्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा तो खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि छोटे राजकुमार आदित्य का जीवन कैसे कटेगा। परी की मेहरबानियों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था।